नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जिसमें आपके बेरोजगार बच्चों की खबरों हो या महंगाई से जुड़ी खबर हो या ऐसी कोई खबर हो जो विपक्ष के काम काज से आपको प्रभावित करता है, क्योंकि आपको मीडिया जानते हो कि आपको उन खबरों को नहीं दिखाया जाएगा जहां आपके बेरोजगारों की बात हो या महंगाई से जुड़ी हुई कोई बात हो या ऐसी कोई बात हो जिसको आपका और आपका परिवार प्रभावित होता हो। तो आज क्या है, बेरोजगारों के लिए आज बड़ा झटका। 4 साल से नियमों में उलझी सफाई कर्मचारी भर्ती सरकार ने आखिरकार फिर रद्द कर दी। यह भर्ती प्रक्रिया 23,820 पदों पर चल रही थी। हालांकि जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम में 2 दिन पहले ही भर्ती स्थगित की जा चुकी थी। गौरतलब है कि अलग अलग जिलों में सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जयपुर में ही अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य योग्यताओं को लेकर 2 बार नियमों में बदलाव किया गया। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के सामने हुए विरोध के बाद मंत्री ने जयपुर में भर्ती स्थगित करने के निर्देश दिए थे। सफाई कर्मियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया सितंबर में शुरू की गई थी, लेकिन इस भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं दिए जाने के कारण कई जिलों में इसका विरोध किया जा रहा था। माना जा रहा है कि वाल्मीकि समाज की नाराजगी को देखते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। 185 नगरीय निकायों में सफाई कर्मियों के लिए 23,820 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी। इसे 2 महीने में पूरा करना था। इससे पहले जयपुर के हेरिटेज और ग्रेटर निगम में अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। यहाँ पर करीब 4,000 पदों पर भर्ती होनी थी, यानी कि 23,820 परिवारों को ये बड़ा झटका है, क्योंकि उनके बच्चे रोजगार प्राप्त करते तो उनके घर में थोड़ी राहत मिलती, लेकिन भर्ती रद्द करने पर यह राहत एक झटके में बदल गई है। अब देखना यह है कि इस भर्ती को कब शुरू किया जाएगा ताकि 23,820 परिवारों को एक शांति मिल सके और राहत मिल सके उनके बच्चों को रोजगार प्राप्त करने में। आरपीएससी 2 फरवरी 2025 को आरएस प्री कराएगी। आयोग ने 5 से 11 दिसंबर तक फॉर्म में संशोधन का अवसर दिया है। इसके लिए 500 रुपए फीस जमा करानी होगी। इधर अपात्र अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का अवसर दिया गया है। बाद में ऐसे परीक्षार्थियों पर आयोग कानूनी कार्रवाई करेगा। दूसरी ओर आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 का पाठ्यक्रम और परीक्षा स्कीम बुधवार को वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आयोग की वेबसाइट पर राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2024 के नाम से उपलब्ध है। प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा चंदलाई झील में फैल रहे प्रदूषण और कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण को लेकर अलग अलग विभागों की जॉइंट टीम ने एनजीटी में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। 28 अक्टूबर 2024 को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, रेवेन्यू, सिंचाई विभाग और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने बांध का दौरा कर रिपोर्ट बनाई थी। टीम ने रिपोर्ट में माना है कि चंदलाई झील में फैक्ट्रियों से केमिकल वेस्ट डाला जा रहा है। इससे बांध का पानी प्रदूषित हो गया। इसके अलावा कैचमेंट एरिया में भी अतिक्रमण किया गया है। इससे प्रवासी पक्षियों की शरणगाह सिकुड़ गई और झील का पानी प्रदूषित होने और कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण से यहां आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या लगातार घट रही है। लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं, क्योंकि आपको भी इससे कोई मतलब नहीं कि आपका आसपास का प्रदूषण मुक्त हो रहा है या युक्त हो रहा है, क्योंकि आपको अब इनकी कोई चिंता नहीं है। आपको चिंता है कि किसके नीचे क्या खोदा जाए और क्या मिला जाए। आप सब अपने अपने जो भी आपकी समस्या है उनसे आप बहुत दूर हो चुके हैं। चंदलाई झील में मुहाना, सांगनेर, वाटिका, गुलर बांध, रामचंद्रपुरा सहित करीब 4,096 हेक्टेयर से पानी की आवक होती है। बंदरों से जयपुर वासी या और भी आसपास के लोग बहुत परेशान हैं और वो कई बार निगम को लिख चुके हैं कि बंदर की वजह से कईयों को काटना और कई
इनसे बहुत नुकसान होता है, लेकिन फिर भी बंदरों के लिए आए दिन तड़पती हुई मौत तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। ग्रेटर निगम जानवरों को लेकर कितना संवेदनहीन है, इसकी तस्वीर शिवदासपुरा में देखने को मिली। यहाँ पर बंदरों की शिकायत के 13 दिन बाद निगम कर्मी पहुंचे और पिंजरा लगा दिया। एक बंदर पिंजरे में पकड़ा गया। इसके बाद लोग निगम को 5 दिन तक सूचना देते रहे, लेकिन कोई पिंजरा उठाने नहीं पहुंचा। नतीजा ये रहा कि बंदर ने भूख प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अफसर कहते रहे कि ये बेहोश हुआ है। 2 दिन पहले भी निगम को बंदरों की शिकायत की गई तो ठेकेदार ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये एरिया निगम में लगता ही नहीं। बंदर ने भूख प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आपको एक खबर ध्यान है कि केरल में एक हथनी की मौत से पूरा देश किस तरह से परेशान हो गया था। क्या बंदर का इस तरह से तड़प तड़प कर मरना भी क्या हमारे मीडिया पे इसकी कोई खबर आएगी या इसका कोई डिस्कशन का प्रोग्राम होगा? लेकिन आप इन चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं, इसका कोई प्रोग्राम आपको नहीं दिखेगा। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 4 माह से सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को वेतन नहीं मिला। ये खबर जयपुर की। बुधवार को इन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया। इससे कैंसर मरीजों की कीमोथेरेपी, सर्जरी और जांच नहीं हो सकी। सोशल कर्मी कई बार ठेकेदारों से लेकर अस्पताल प्रशासन तक से गुहार कर चुके, लेकिन वेतन नहीं मिला। अब तो परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि 4 माह से यदि किसी व्यक्ति को वेतन नहीं मिले तो उसके परिवार का खर्चा किस तरह से चल सकेगा? यह उन लोगों से पूछिए जिनको वेतन मिलता हो और 4 माह से वेतन नहीं मिले। मामले को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बैठक बुलाई और कहा कि कर्मियों को तुरंत वेतन दिलाकर पूरा सुचारू होना चाहिए। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संदीप जसूजा ने कहा कि कर्मियों को गुरुवार से काम पर आने को कहा है, नहीं आते तो कार्रवाई की जाएगी। वेतन दिया जाएगा या नहीं इस पर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आते नहीं है तो कार्रवाई की जाएगी। पहले वेतन दे दे, क्योंकि वह आने के लिए तो तैयार है ही। 4 महीने से जो बिना वेतन के काम कर सकता है तो वो आने के लिए तो क्यों नहीं तैयार होगा? छोटा सा वेतन, उसमें भी 4 महीने बीत जाते हैं। मामले के अनुसार एससीआई में वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर्स विरोध बढ़ने पर बीच बीच में 15-15 दिन का वेतन दे दिया गया। पूरा वेतन मांगने पर हटाने की धमकी भी दी जाने लगी है। अस्पताल प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी गई पर वेतन नहीं मिला। होना तो ये चाहिए कि जो 15-15 दिन का वेतन देने पर और पूरा वेतन मांगने पर हटाने की धमकी देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जबकि कार्रवाई ये होगी कि अगर वो नहीं आते तो कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार मेडिकल टूरिज्म को विकसित करने के लिए मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी लाएगी। इसके तहत अस्पतालों को भी डेवलप किया जाएगा ताकि विदेशों से आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज व सुविधाएं मिले। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हुई बैठक में चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने कहा कि ट्रेवल पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जा रहा और इसे धरातल पर लाने के लिए एमवीटी सेल बनाई जाएगी, जो स्थानीय अस्पताल से लेकर विदेश के अस्पताल और मरीज तक से संपर्क रखेगी। जयरंगम सीजन 13 यानी जयपुर रंग महोत्सव में एक बार फिर से कला के कई रंग देखने को मिलेंगे। यहाँ 11 से 15 दिसंबर तक जवाहर कला केंद्र में आयोजित होने जा रहा है। कला, संस्कृति, साहित्य और रंगमंच के रंगों से रंगने वाला ये 5 दिवसीय फेस्टिवल इस बार कई मायनों में खास होने वाला है। जयरंगम में कुल 11 नाटक देखने को मिलेंगे। जयपुर के चित्रकार मोहम्मद सलीम को भारतीय रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर की ओर से प्रतिष्ठित एमएफ हुसैन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें भारतीय कला जगत में उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है। सलीम को इस सम्मान के तहत 10,000 रुपए की राशि और अवार्ड प्रदान किया जाएगा। सप्त शक्ति कमान की ओर से बीब एक्सपो का आयोजन 5 से 6 दिसंबर को गांधी स्टेडियम, विजय द्वार, जयपुर सैन्य स्टेशन में किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने बुधवार को उद्योग संवर्धन से जुड़ी 9 पॉलिसी जारी की है। इनमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 पॉलिसी पहली बार लाई गई है। इसके अलावा एमएसएमई, एक्सपोर्ट और भी कई प्रोग्राम पॉलिसी भी जारी की गई है। इनमें मूल उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देने, रोजगार के नए अवसर, बजरी का विकल्प देना ताकि कालाबाजारी रुके और प्रदेश के उत्पादों को देश विदेश में पहचान दिलाना है। देश विदेश की प्रदर्शनी में उत्पाद ले जाने पर 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को लेकर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है कि मैं यानी डॉक्टर किरोड़ी राइजिंग राजस्थान में बाधा डालूंगा।
सफाई कर्मियों और बेरोजगारों को लेकर 17 तारीख को पीएम की सभा में परेशानी खड़ी कर सकता हूं। मैं लड़ाई लड़ूंगा तो सीधी लड़ूंगा, बात कर लड़ूंगा जैसे महाराणा प्रताप लड़ते थे। एक हाथ में तलवार पकड़ते थे तो दूसरे हाथ में विरोधी को भी तलवार पकड़ाते थे। मैं पीठ में छुरा नहीं घोंपता जैसे मेरे भाई को दौसा में घोंपा गया। बुधवार को डॉक्टर किरोड़ी मीणा कुछ युवकों के साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के घर पहुंचे। डॉक्टर मीणा ने पुलिस और इंटेलिजेंस पर सवाल उठाए और कहा कि मुझे नहीं पता कैसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, मुझे तो हंसी आ रही है। इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी कि डॉक्टर किरोड़ी राइजिंग राजस्थान और पीएम की सभा में व्यवधान करेंगे। मैं 50 साल का पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, मोदी जी के साथ काम किया है। मैं मंत्री रहूं या न रहूं, एमएलए रहूं या न रहूं, मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता। मेरी पार्टी मेरी माँ है। किरोड़ी ने दावा किया कि मां के बेटे भजनलाल सीएम है। मैं भाई पर ऐसा वार नहीं कर सकता जैसी इंटेलिजेंस कह रही है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर बोले किरोड़ी, मैं लड़ाई लड़ूंगा तो सीधी बात कर लड़ूंगा। देवली उनियारा विधानसभा सीट के लिए 13 नवंबर को हुए उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की ओर से एसडीएम के थप्पड़ मारने और इस दौरान ग्रामीणों के खिलाफ की कार्रवाई के मामले की सीबीआई जांच के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। राजस्थान के 10 बस अड्डों को अत्याधुनिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। इनमें अजमेर सहित कोटा के बस अड्डे शामिल है। बजट घोषणा के अनुसार रोडवेज ने पहले चरण में 8 बस अड्डों के निर्माण के लिए 2 कंपनियों को सलाहकार नियुक्त किया है। कांग्रेस में उपचुनाव के नतीजों का असर शुरू हो गया। संगठन में आमूलचूल बदलाव की शुरुआत बुधवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कर दी। एक साथ 27 ब्लॉक अध्यक्ष नए बनाए गए। 23 नवंबर को जारी परिणामों में कांग्रेस ने अपनी 3 सीटें खो दी थी और सिर्फ 7 में से सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी। इसके असर से 13 जिलों में ब्लॉक अध्यक्ष बदले गए। डोटासरा ने बुधवार को ये आदेश जारी किए। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा से पीड़ित लोगों से मिलने जा रहे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोकने की निंदा की। गहलोत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संभल में पीड़ित परिवारों से मिलने जाने से रोकना निंदनीय एवं भाजपा सरकार की अलोकतांत्रिक सोच का प्रतीक है। डोटासरा ने कहा कि हिंसा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए पीड़ित लोगों से मिलने से राहुल गांधी को रोकने का काम कर रही है। बीजेपी से ज्यादा प्रतिशत वोट राहुल गांधी और उनके अलायंस को मिला है। वहीं डोटासरा ने राजस्थान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते सरकार चेत जाए, गवर्नेंस पर ध्यान दे, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, लोग आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का कार्य करेगी। विद्युत भवन में बुधवार को किसानों ने जमकर हंगामा किया व नारेबाजी की। राजस्थान भर से आए किसान पीएम कुसुम कंपोनेंट ए में बीसीडी व जीएसटी क्लेम का भुगतान करने की मांग कर रहे थे। किसानों की दलील थी कि पीएम कंपोनेंट ए स्कीम में लगे प्लांटों को बीसीडी व जीएसटी क्लेम का भुगतान किसानों को पहले बिल से 45 दिन में करना था, लेकिन विभाग लंबे समय से क्लेम का भुगतान नहीं कर रहा। इससे किसानों को आर्थिक समस्या बढ़ गई है। जयपुर पुलिस के एक्शन से नाराज मंत्री किरोड़ी लाल के समर्थन में कांग्रेस उतर आई। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि वो जनता की आवाज उठा रहे हैं। पायलट ने बयान दिया कि सरकार में शामिल किरोड़ी लाल युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। सरकार को जनता की आवाज को सुनना चाहिए। सरकार पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने समरावता कांड की न्यायिक जांच किए जाने की भी मांग उठाई। सचिन पायलट ने कहा कि समरावता में सरकार लोगों को घरों में घुसकर मारा, जो गलत है। राजस्थान कांग्रेस ने सोशल मीडिया वक्तव्य जारी किया। कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया कि ये पुलिस की गुंडागर्दी है या राजकीय कार्य में बाधा। साथ ही पर्ची सरकार वाला तंज भी कसा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जयपुर में पुलिस द्वारा पढ़ाई कर रहे युवाओं को आधी रात में गिरफ्तार करना एक घोर निंदनीय और अलोकतांत्रिक कृत्य है। ये घटना भाजपा सरकार की युवा विरोधी और महिला विरोधी मानसिकता को उजागर करती है। जूली ने कहा कि ये घटना बताती है कि राजस्थान की भाजपा सरकार और पुलिस अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई है। यह सिर्फ छात्रों पर अन्याय नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। भाजपा सरकार सत्ता के नशे में भूल गई कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सीएमओ में राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर बैठक ली।
सीएम ने कहा कि किसान, महिला, मजदूर तथा युवाओं को सशक्तिकरण राज्य सरकार का विजन है। सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम, नई योजनाएं तथा नवाचार भी इन वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित है। सीएम ने इन कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफल आयोजन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय कर तैयारियों को अंतिम रूप दें। जब पुलिस ही न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हो तो आम जनता की कौन सुनता होगा। इस घटना से तो यही साबित होता है। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, डीग कोतवाली थाने में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल विश्राम सिंह के साथ पनहोरी टोल नाके पर तैनात कर्मचारियों ने जबरदस्त मारपीट कर दी। जब घटना हुई उस समय कांस्टेबल की पत्नी, बेटियां और भाई उनके साथ थे। सब उन्हें बचाने की गुहार लगाते रहे लेकिन टोल कर्मी पीटते रहे। घटना के बाद कांस्टेबल ने डीग सदर थाने में शिकायत की, जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। कोई कार्रवाई न होती देख विश्राम ने एसएचओ से लेकर आईजी तक हर अधिकारी के सामने गुहार लगाई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दैनिक भास्कर ने जब मौके पर जाकर पड़ताल की तो पता चला कि पहली घटना नहीं है। इस टोल पर आए दिन लोगों के साथ मारपीट होती है। कुछ माह पहले अजमेर में पदस्थापित रेलवे पुलिस में तैनात एक पुलिसकर्मी के साथ भी मारपीट की गई, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होती है? क्या वह एफआईआर से भी बड़ा है टोल नाके के कर्मचारी? तभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसको जरूर देखा जाना चाहिए। वहीं केंद्रीय कारागृह में जेलर रहे दौसा के मालावास निवासी 35 वर्षीय रवि कुमार रैगर पुत्र परसाराम को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी वर्तमान में दौसा में कार्यरत है, इसलिए दौसा से गिरफ्तार किया गया। जेल में पिटाई से हुई थी सहायक कर आयुक्त की मौत, जेलर हुआ गिरफ्तार। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।